हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मनीष एंड वेलकम टू बॉन्जाई एजुकेशनल इनिशिएटिव्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक क्लासिकल प्रॉब्लम लेके आया हूँ मैथमेटिक्स की। ये प्रॉब्लम आपने क्लास 9 में इस तरह के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या कहती है। सो कंसिडर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ऑफ यूनिट लेंथ। ये कोई ट्राइंगल है विच इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल और इसकी जो साइड है वो यूनिट लेंथ है। यूनिट लेंथ का मतलब इट कैन बी 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब 1 मिलीमीटर हो सकती है, 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है, कोई भी 1 यूनिट मान लीजिए। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 यूनिट। नाउ अ न्यू इक्विलैटरल ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ए बी सी की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, हमारे पास आ गया ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके जी, फिर हमने क्या किया, पी क्यू आर की आगे क्या कहता है ध्यान से देखिए। देन अ थर्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ सेकंड ट्राइंगल। तो सेकंड ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट को पकड़ा और ज्वाइन कर दिया, तो ये वाइट वाला ट्राइंगल आ गया। ठीक है जी, इसके बाद फिर उसके अंदर एक और ट्राइंगल फॉर्म कर दिया। दिस प्रोसेस यहां पे आ गया, दिस प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूड। तो ट्राइंगल के बीच में ट्राइंगल, ट्राइंगल के बीच में ट्राइंगल, ट्राइंगल के बीच में ट्राइंगल, और ये टिल इंफिनिटी चलते जा रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? टिल इंफिनिटी ट्राइंगल खत्म नहीं हो रहे। और हमें क्या चाहिए, जितने ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं टिल इंफिनिटी, हमें सबका क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक चैप्टर को याद करना पड़ेगा। 10th में हमने पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और 11th में हमने जो 11th में पढ़ रहे हैं उन्होंने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा। जो 10th में पढ़ रहे हैं मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूं ताकि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाएगा। सो इस क्वेश्चन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, पहले तो हम अपनी डिमांड खड़ी करते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि जितने ट्राइंगल बन रहे हैं उन सारे ट्राइंगल्स के पेरीमीटर का सम चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे देखा जाए, इस बड़े ट्राइंगल की जो साइड है वो 1 यूनिट है। इसका मतलब बड़े ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइड क्या है, 1 यूनिट। इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो 3 पेरीमीटर हो गया। अब जो छोटा ट्राइंगल अंदर बना है, इसकी साइड मिड पॉइंट थ्योरम अगर आप यूज करेंगे, आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, अगर आप यहां पे देखेंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी, बीसी का हाफ होगी। इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये हाफ होगी, ये हाफ होगी, और ये भी हाफ होगी। इसका मतलब ट्राइंगल, जो छोटा ट्राइंगल है, इसका पेरीमीटर क्या बनेगा, 3/2। क्योंकि पूरा पेरीमीटर 3 है तो इसका 3/2। उसके अंदर जो ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर क्या होगा, 3/2 का हाफ। इस बड़े ट्राइंगल के, ग्रीन ट्राइंगल के पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो व्हाइट ट्राइंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब 3/4, और 3/4 के अंदर फिर से हाफ करेंगे, 3/8, 3/16 एंड टिल इंफिनिटी ये चलता जा रहा है। तो हमें बेसिकली ये कैलकुलेशन निकालनी है। ज्योमेट्री से बाहर आएंगे, अरिथमेटिक में एंटर करते हैं। तो हमें ये कैलकुलेशन निकालनी है कि 3 + 3/2, 3/4, 3/8 और 3/16 टिल इंफिनिटी हमें क्या आंसर देंगे। ठीक है जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से देखिएगा। चलिए कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, लेट अस डू द कॉन्सेप्ट टॉक। 10th में हमने पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक ऐसी सीक्वेंस, a special sequence in which a fixed number is added to obtain the next term। जैसे मेरे पास नंबर है 5, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फर्स्ट नंबर है 2। 2 में कोई फिक्स नंबर ऐड करूंगा तो मेरे पास अगला नंबर आएगा। तो यहां पे फिक्स नंबर हम कौन सा ऐड कर रहे हैं बच्चों, वी आर एडिंग +3। 5 में फिर से मैंने 3 ऐड किया, 8 में फिर से 3 ऐड किया, 11 में फिर से 3 एंड सो ऑन। तो दिस काइंड ऑफ, यहां पे आना चाहिए 20, दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस +3। ओके, दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हर बार हम एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं। और यहां पे अगर आप देखेंगे हर बार क्या ऐड हो रहा है, -3, -3, -3, -3, -3 एंड -3। तो नेगेटिव नंबर भी ऐड हो सकता है, फ्रैक्शन भी ऐड हो सकता है, कोई भी नंबर ऐड हो सकता है। तो इस तरह की सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसको वी नो एज एपी। ओके, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म होती है
जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म इज गिवन बाय स्मॉल लेटर ए। फर्स्ट टर्म इज गिवन बाय स्मॉल लेटर ए एंड जो फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, और ये जनरली डी से डिनोट किया जाता है। चलिए अब आते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको गिवन है और आपको nth टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालने का मतलब क्या है कि आपको सीक्वेंस दे रखी है 2, 5, 8 एंड 11 एंड सो ऑन। तो आपको पता करना है कि इसकी 15th टर्म कितनी होगी। ठीक है, 15th टर्म कितनी होगी? तो आप क्या करेंगे, यहां पे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे A15, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो अगर आपको A15 निकालना है तो आप क्या करेंगे, a कितना है फर्स्ट टर्म, n माइनस वन, n हमने कितना माना है यहाँ पे 15, 15 माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, हर बार कितना ऐड हो रहा है 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। 2, 14 इंटू 3, 2 प्लस 42, 44। तो ये मेरे पास आ गया किसका, 15th टर्म इसकी होगी 44। तो nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन टाइम्स डी। ओके, दूसरा, ये तो हो गया हमारी nth टर्म। अगर हमें सम निकालना हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जो सीक्वेंस बनेगी उसका सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग तरह के फॉर्मूले हैं। जो बेस फॉर्मूला है, बेस फॉर्मूला यही है, आपको पता ही होगा, Sn इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन टाइम्स डी। अगर आपको सम निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या इसको अगर रीराइट करेंगे Sn इक्वल टू n बाई टू a प्लस an। ओके, an मीन्स द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। और तीसरा फॉर्मूला इसी का दोबारा अगर रीराइट करें, Sn इक्वल टू n बाई टू टाइम्स a प्लस l। तो कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है। ये आपने क्लास 10 में चैप्टर नंबर 5 में पूरी डिटेल में पढ़ा होगा। अब मैं आपके सामने नई चीज लेके आ रहा हूं जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसको हम क्या कहते हैं, एक नई तरह की सीक्वेंस। इस नई तरह की सीक्वेंस का नाम क्या है बच्चों? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है बच्चों इसका? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम क्या किस तरह की सीक्वेंस के साथ डील करते हैं? लेट अस सी केयरफुली। द नेक्स्ट नंबर ऑफ अ सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ फिक्स नंबर। पहले हम हर बार कुछ ऐड करते थे, तब हमारे पास एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉर्म होती थी। जब ऐड करते हैं तो उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अगर अब देखेंगे हमारे पास कंडीशन क्या है, वी हैव टू मल्टीप्लाई अ फिक्स नंबर एवरी टाइम। तो जब इस तरह की सीक्वेंस बनेगी तो हमारे पास उस सीक्वेंस का नाम हमने क्या रखा है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसको शॉर्ट में हम जीपी के नाम से भी जानते हैं। जैसे एपी वैसे जीपी। चलिए इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो एग्जांपल क्या लेते हैं, जैसे मेरे पास एक सीक्वेंस मैंने बनाई 5, 10, 20, 40, 80, 160 एंड 320 एंड सो ऑन। इट इज गोइंग टिल इन्फिनिटी। लेट अस अज्यूम। तो क्या चेंज क्या आ रहा है आप नोटिस करिए। 5 में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 10 में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 20 में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 40 में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एंड सो ऑन। एवरी टाइम अ फिक्स नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड। अगर फिक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो सीक्वेंस मेरे पास बनेगी, इस सीक्वेंस को आप किसका नाम देंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। एक और एग्जांपल देखिए बच्चों। 1, 1 के बाद हाफ, फिर 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। नोटिस करिएगा, अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है तो 5, 6, 7, 8, अगर मैं आपको इस तरह की एपी देता हूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देता हूं, इसको आप क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग एपी। जब भी इंक्रीजिंग एपी होती है तो हर बार जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, प्लस का होता है। हर बार कॉमन डिफरेंस प्लस का होता है, +1 +1 +1 ऐड होता जाएगा। बट अगर यही आपको मैं डिक्रीजिंग जीपी दे दूं, डिक्रीजिंग एपी दे दूं, सॉरी, 5, 4 एंड सो ऑन, तो यहां पे हर बार जो चेंज आएगा वो क्या आ रहा है, -1 -1 -1 एंड सो ऑन। तो इंक्रीजिंग एपी में +1 आता है, प्लस पॉजिटिव नंबर कॉमन डिफरेंस होता है, और डिक्रीजिंग एपी में नेगेटिव नंबर कॉमन डिफरेंस होता है। इसी तरह से इंक्रीजिंग जीपी में मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, मल्टीप्लाई बाय नेचुरल नंबर होगा, और डिक्रीजिंग जीपी में अगर आप देखेंगे तो यहां पे डिवाइड बाय दैट नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे 1, फिर हाफ, फिर 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। तो यहां पे क्या चेंज आ रहा है,
हर बार 1 से हाफ मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2 बना, 1/2 से फिर से हाफ मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4 बना, 1/4 में फिर से हाफ मल्टीप्लाई हुआ तो 1/8 एंड सो ऑन। यहां पे भी हर बार एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और फिक्स नंबर एक फ्रैक्शन है, स्पेसिफिकली वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन कोई भी हो सकता है। खैर, तो इस तरह की जो सीक्वेंस है इसको हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आइडिया हो गया आपको। नाउ इसकी यहां पे नोटिस करने वाली बात क्या होगी, अगर आप देखेंगे यहां पे कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इसकी भी ए के नाम से ही जानी जाती है। वी कॉल द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी एज ए, ओके। बट द कॉमन डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस इसलिए निकालते थे एपी में क्योंकि यहां पे हम हर बार क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। बट यहां पे सब्ट्रैक्ट नहीं करते, यहां पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 2 आएगा, 20 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 2 आएगा। डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, रेशो निकालनी। इसलिए जो फिक्स नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका नाम हमने क्या रखा, कॉमन रेशो, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो इसको स्मॉल आर से हमने डिनोट किया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये बिल्कुल एपी के साथ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। अब आगे आइए, तो आप सीक्वेंस को तो समझ गए कि सीक्वेंस क्या होती है। अब देखते हैं इसके फॉर्मूले कैसे बिहेव करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, पहला फॉर्मूला है हमारे पास किसका, nth टर्म का। nth टर्म का मतलब आपके पास एक जीपी है 5, 10, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 80 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो उस जीपी में अगर आपको कोई टर्म चाहिए, 5th टर्म चाहिए, 7th टर्म चाहिए, 100th टर्म चाहिए, 50th टर्म चाहिए, तो उस टर्म को निकालने के लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला फॉर nth टर्म। सो nth टर्म ऑफ जीपी, nth term of GP is AN. This formula is given by AN equal to A times R power n minus 1. AN equal to A times R power n minus 1, और यहां पे R क्या है बच्चों, कॉमन रेशो। जैसे AP में कॉमन डिफरेंस होता था, यहां पे कॉमन रेशो आएगी। सो nth टर्म इज AN equal to A times R power n minus 1। इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। मेरे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 2, 10, 50, 250 एंड सो ऑन, ये चलती जा रही है। तो मुझे क्या करना है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ दैट जीपी। तो हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें हर बार एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और मुझे उसकी 10th टर्म निकालनी है। तो 10th टर्म निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले तो इसकी टर्म्स को नोट किया। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2, तो इसका मतलब मैंने a को 2 मान लिया, और 10 डिवाइड बाई 2, कॉमन रेशो हर जगह पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब r की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 5। सो हमें क्या करना है, इसकी 10th टर्म निकालनी है। तो an इक्वल्स टू a टाइम्स r पावर n माइनस 1, an इक्वल टू a टाइम्स r पावर n माइनस 1। तो यहां पे अगर आप देखेंगे n कितना है हमारे पास, 10th टर्म चाहिए, तो n की वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पे 10। तो a10 इक्वल्स टू a की वैल्यू 2, r की वैल्यू 5, और n माइनस 1 का मतलब 10 माइनस 1। तो इसका मतलब इस जीपी की जो 10th टर्म होगी 2 टाइम्स 5 पावर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 5 पावर 9, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया बाय द वे। अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 3906,250, इतना बड़ा नंबर निकल के आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में बहुत जल्दी एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, सो ये मेरे पास आ गई किसकी सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की 10th टर्म। तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। बाकी इसके साथ का काफी एक्सटेंडेड टॉपिक है, अगर आप 11th क्लास में चैप्टर पढ़ेंगे तो काफी लेंथी टॉपिक है, बट वी हैव टू स्टिक टू द प्रॉब्लम विच वी आर डिस्कसिंग। ओके, नाउ द मेन पार्ट, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ जीपी। जैसे हमारे पास फॉर्मूला था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, उसका फॉर्मूला क्या था, Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो ये हम एपी में सम ऑफ टर्म्स निकालते हैं जब, गॉट इट। तो ये तो हमारे पास एपी का फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से जीपी में भी सम ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, उसको निकालने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो ये मैं आपको 11th क्लास का चैप्टर नहीं पढ़ा रहा ताकि इसकी डेरिवेशंस और इसके पीछे के कॉन्सेप्ट ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स,
n का मतलब फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी अगर निकालना हो, फॉर्मूला क्या है, a टाइम्स 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर, a टाइम्स 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो यहां पे अगर आप a की बात करेंगे, a कौन है, फर्स्ट टर्म, r क्या है, कॉमन रेशो, n क्या है, जितनी टर्म्स का आपने सम निकालना है। अगर आपको 10 टर्म्स का सम चाहिए तो n की वैल्यू आप 10 रखेंगे। अगर आपको 20 टर्म्स का सम चाहिए तो n की वैल्यू आप 20 रखेंगे। अगर आपको 100 टर्म्स का सम चाहिए तो n की वैल्यू 100 रखेंगे। और अगर आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम चाहिए तो n की वैल्यू आप क्या रखेंगे बच्चों, इनफाइनाइट रखेंगे। इनफाइनाइट कैसे, मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसका नोट बना लीजिए। नाउ जो उस क्वेश्चन के साथ रेलेवेंट है मैं उस पर आ रहा हूं। एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या कहता है कि जब आपके पास, स्पेशल केस क्या है, जब आपके पास जो कॉमन रेशो है, आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू लाइज बिटवीन 1 एंड -1। जब ये स्पेशल केस आपके पास होगा, आर की वैल्यू 1 एंड -1 के बीच में होगी। जैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे ना, प्रोबेबिलिटी में क्या होता था कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1 वेयर -1 एंड 1 आर इंक्लूडेड। सेम वही हमारे पास इन इक्वेशन है। तो 1 से छोटा नंबर जो होगा इसका मतलब वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। पार्ट ऑफ अ होल 1 से छोटा नंबर होगा कोई भी तो वो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो जैसे अगर r 1 से छोटा है, इट कैन बी 1/2, इट कैन बी 1/3, इट कैन बी 1/5 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। या इसको हम ये कह सकते हैं 0.5 बन सकता है, 0.3 बन सकता है, 0.25 बन सकता है, 0.2 बन सकता है। तो आपको साफ पता लग रहा होगा कि ये सारे नंबर क्या हैं, 1 से छोटे हैं। और अगर इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। अगर आप नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव की तरफ भी ऐसा ही होगा कि जैसे जैसे आप -1 से छोटा आएगा तो नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। तो हमारा जो नंबर्स हैं वो इन दोनों के बीच में अगर लाई करते हैं तो हम स्पेशल केस मानेंगे। ठीक है जी, ओके। तो इस स्पेशल केस में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास एक सीक्वेंस है, लेट अस अज्यूम 1 हाफ, हर बार हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पे आपको नोटिस करा देता हूं एक बार मैं। ओके, तो यहां पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय हाफ, मल्टीप्लाइड बाय हाफ, मल्टीप्लाइड बाय हाफ एंड सो ऑन। तो हर जगह हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस सीक्वेंस को हम जरा स्टडी करते हैं। इसकी फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशो इसकी क्या होगी, 1/2 डिवाइड बाय 1। हर बार हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉमन रेशो हमारे पास क्या आई बच्चों, कॉमन रेशो आई 1/2। ओके, तो हमें क्या करना है, सम निकालना है। सम के ऊपर काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे एक ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करते हैं। जैसे यहां पे मेरे पास r की वैल्यू हाफ है, ठीक है। जब r की वैल्यू हाफ है तो r इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास r की पावर जो है यहां पर, इफ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जब r की पावर 1 है तो r 1/2 है, तो इसका मतलब r की वैल्यू भी 1/2 या 0.5 मानी जाएगी। अब देखिए करिश्मा क्या होगा, जब आप r का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में जब आप स्क्वायर करेंगे तो नंबर और छोटा हो जाएगा। r स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। 1/4 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.25। देखिए पहले 0.5 थी, अब 0.25 हो गई। अब आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर मैं r की वैल्यू 1/2 का क्यूब करूं तो 1/8 आएगा। जब 1/8 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.125, और छोटा हो गया। अब देखिए पहले 0.5 था, फिर 0.2 हुआ, फिर 1 आया, अब ये 0 की तरफ जा रहा है। r की वैल्यू, r की पावर 4 डालूंगा, मतलब 1/2 रेज टू पावर 4, तो उसका आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 0.065, और रिड्यूस होता जा रहा है। अब देखते जाइए यहाँ पे क्या करिश्मा होने वाला है, रिड्यूस, और वैल्यू कम होती जा रही है। जब हम r की पावर 5 लेंगे, 1/32 बनेगा, 1/2 रेज टू पावर 5, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 0.03125। पहले 0.06 थी, अब 0.03 हो रहा है। चलिए और आगे देखते हैं। जब मेरे पास r की पावर मैंने ली 6, तो इसका मतलब 1/2 रेज टू पावर 6 हो गया। जब 1/2 रेज टू पावर 6 किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 0.015625।
पहले एक जीरो थी, अब ये 2 जीरो की तरफ बढ़नी शुरू हो गई। फिर मैंने r की पावर 7 ली, 1/2 रेज टू पावर 7। तो जब 1/2 रेज टू पावर 7 किया तो 1/128 आया। तो 1/128 की वैल्यू 0.0078125। फिर मैंने पावर और इंक्रीज कर दी, r की पावर 8। जब r की पावर 8 की, इसका मतलब 1/2 की पावर 8 हो गई। जब 1/2 की पावर 8 को सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर कितना आया, 0.003902625। पहले 0.007 था, अब 0.003 हो गया। फिर जब मैंने पावर 9 की 1/2 की, 0.001 हो गया। फिर मैंने पावर 10 की, किसकी, r पावर 10 मीन्स 1/2 रेज टू पावर 10। तो आंसर कितना आया, 0.0009765 ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसका मतलब पहले यहां पे 2 जीरो थी, अब यहां पे कितनी जीरोस होगी, 3 जीरो। तो इसका मतलब अगर r रेज टू पावर 10 मतलब 1/2 रेज टू पावर 10 करने से एक कोई जीरो नहीं थी स्टार्टिंग में, देखते जाइए यहां पे कोई जीरो नहीं थी। जैसे जैसे मैं पावर इंक्रीज करता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं पावर को इंक्रीज करता जा रहा हूं, यहां पे देखिए 3 जीरो आ गई। इसका मतलब अगर मैं आगे इसको r पावर 20 कर देता हूं तो यहां पे 3 जीरो की जगह प्रोबेबली 6 जीरो आ जाएंगी शायद, या उससे भी ज्यादा। अगर मैं इसको r पावर, मतलब यहां पे आप नोटिस रखिएगा कि हमारी r की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। अगर मैं r की पावर 40 कर देता हूं तो यहां पे कितनी जीरोस आ जाएंगी, आई होप 7 8 9 10 जीरोस आ जाएंगी। अगर r की पावर 100 कर दें तो कितनी जीरो आएंगी, यहां पे बहुत सारी जीरोस आ जाएंगी। r की पावर 1000 कर दूं, 1/2 की पावर 1000 कर दूं तो यहां पे आई होप बहुत ज्यादा जीरोस आ जाएंगी। तो जीरो टाइम फॉर एग्जांपल 100 या 200 या 500 जीरोस, उसके बाद कोई नंबर आएगा। तो कहने का मीनिंग क्या है, अगर r पावर 1000 पे हम कह रहे हैं कि यहां पे 150 जीरोस आ जाएंगी, अगर मैं r की पावर इनफाइनाइट कर दूं, अगर मैं यहां पे r की पावर को इनफाइनाइट कर दूं, व्हाट आई मीन टू से, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। 1/2 अगर मैं इसकी पावर को क्या कर दूं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, बहुत दूर, मिलियंस बिलियंस, उससे भी आगे चले जाइए, 100 बिलियन, मोर देन 100 बिलियन पावर कर दूं तो इसका मतलब यहां पे आपको कितनी जीरोस दिखेंगी, यहां पे आपको मिलियंस ऑफ जीरोस नजर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसका मतलब यहां पे कंक्लूजन क्या है, इस बात का कंक्लूजन ये है कि जब भी मेरे पास ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन -1 और 1 के बीच होगा, जब ये फ्रैक्शन -1 और 1 के बीच होगा, याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। और उसके ऊपर आप इनफाइनाइट पावर लगा देते हैं तो जो आपका आंसर आएगा दैट वुड बी वेरी मच क्लोज टू जीरो, दैट वुड बी वेरी मच क्लोज टू जीरो। अब 0 पॉइंट मल्टी टाइम्स मिलियन टाइम जीरो, उसके बाद कोई नंबर लिखा होगा तो वो लॉजिकली जीरो ही माना जाएगा ना, ठीक है। उसका अगर प्रैक्टिकल रियल लाइफ एप्लीकेशन देखेंगे तो उसको जीरो ही माना जाएगा। 0 टाइम्स 0 पॉइंट मिलियन टाइम जीरो, बिलियन टाइम जीरो, फिर उसके बाद 1 लिखा हुआ है तो उसका वजूद नहीं है कोई। ओके, तो इसका मतलब अगर r फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, और उसके ऊपर अगर आप इनफाइनाइट पावर डाल देते हैं, इसका मतलब आपका जो रिजल्ट है वो किसके क्लोज आएगा, बिल्कुल जीरो के पास आ जाएगा। आई अंडरस्टैंड, ये है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इफ r is r lies between -1 and 1 where 1 and -1 are not included, and जो r की पावर n है, r की पावर को हमने क्या लिया था, r को लिया था हमने 1/2 और 1/2 की पावर n ली थी। तो अगर मैं बोलूं कि n इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, इनफाइनाइट को अप्रोच तो नहीं कर सकता, कोई भी नंबर इनफाइनाइट को कभी अप्रोच नहीं कर सकता, बट आई एम सेइंग दैट n is going towards infinity या n is tending towards infinity। अगर n इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो ये जो r रेज टू पावर n है ये जीरो की तरफ जाएगा। अगर n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ध्यान से सुनिए, इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी के पास पहुंच रहा है, तो जो r रेज टू पावर n की वैल्यू है वो कितनी होगी, जीरो होगी। आपके सामने ही है, अगर आप एक बार फिर से इसको देखना चाहते हैं तो जैसे जैसे r की पावर बढ़ती जा रही है, r की पावर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 1000, फिर मिलियन, फिर बिलियन, जितना मर्जी आप ले लीजिए, जैसे जैसे r की पावर बढ़ती जा रही है टिल इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, वैसे वैसे इसकी वैल्यू r रेज टू पावर n की वैल्यू जो है वो कितनी होती जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है। ओके,
सो यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो हमारे पास r रेज टू पावर n की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। चलिए अब इसी चीज को यूज करते हैं जीपी के सम की टर्म्स में। S ऑफ n, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, a टाइम्स 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r। a टाइम्स 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r। ओके, अब देखिए कमाल करते हैं यहां पे। देखिए जब भी आपके पास a, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, a को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गॉट a, फिर हम a को r रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो a r पावर n आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, नीचे एक टर्म मान लेते हैं इसको, तो हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट कर देते हैं, a अपॉन 1 माइनस r एंड a r पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो मैंने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया। लाइकवाइज a माइनस बी अपॉन सी कुड बी रिटन एज b अपॉन सी। ठीक है, ये जनरल सेंस है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे a अपॉन 1 माइनस आर माइनस a r पावर n अपॉन 1 माइनस r। अब यहां पर अगर मैं n को इनफाइनाइट रख दूं, जो हमने अभी पढ़ा था, अगर मैं r के ऊपर n की पावर को क्या रख दूं, इनफाइनाइट रख दूं, तो मेरे पास r पावर n कितना आएगा बच्चों, ऑलमोस्ट 0 आएगा। 0 पॉइंट मल्टी टाइम 0, मिलियन टाइम 0, फिर कोई नंबर, तो ऑलमोस्ट 0। इसका मतलब जब जब n इनफाइनाइट होगा, r की पावर, जब r की पावर इनफाइनाइट बन जाएगी, इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास क्या रिजल्ट लेके आएगी, ये वैल्यू मुझे 0 देगी। ओके, ये वैल्यू मुझे क्या देगी, 0 देगी। इसका मतलब यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि r पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है, r प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 है, तो इस वैल्यू को मैं यहां पे फॉर्मूले में प्लग इन कर सकता हूं। तो s ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r माइनस a टाइम्स r पावर इंफिनिटी, इसका मतलब ये 0, a टाइम्स 0 अपॉन 1 माइनस r। जब इस सारे को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 दे देगा। इसका मतलब व्हाट वी आर लेफ्ट विद, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इज गिवन बाय a अपॉन 1 माइनस r। तो सवाल को करने के लिए इस फॉर्मूले की जरूरत है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय s ऑफ इंफिनिटी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, वेयर a क्या है आपकी, a है आपकी फर्स्ट टर्म और r क्या है, r इज गिवन एज कॉमन रेशो। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल लिया हमने यहाँ पे, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है किसमें, हमारी प्रॉब्लम में। तो चलिए देखते हैं। ये रही हमारी प्रॉब्लम। अब हमारी प्रॉब्लम में क्या था कि जितने यहाँ पे ट्राइंगल हैं, इनफाइनाइट ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनते जा रहे हैं, हमें सारे ट्राइंगल्स के पेरीमीटर का सम निकालना है। सबसे बड़े ट्राइंगल का पेरीमीटर, क्योंकि साइड 1 है, 3, उसके बाद अगला पेरीमीटर क्या होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये भी, 3/2, उससे अगला इक्विलैटरल ट्राइंगल वाइट वाला 3/4, फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल आ गया 3/8 एंड टिल इन्फिनिटी, ये चलता जा रहा है। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कैसे करेंगे। इस सारे प्रॉब्लम में 3 कॉमन है, सारी प्रॉब्लम में 3 कॉमन है, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं। व्हाट वी आर लेफ्ट विद, 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 1/16 प्लस टिल इन्फिनिटी। ये चलता जा रहा है, कभी खत्म नहीं होने वाला। ओके, तो यहाँ पे 3 को हम बाहर ही रखते हैं। अंदर अगर मैं कॉन्सेप्ट यूज करूं तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि हर बार हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे a कितना माना जाएगा बच्चों, 1, फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशो कितनी है बच्चों, हाफ। तो अगर मुझे इस ब्रैकेट के अंदर वाली जीपी का सम निकालना है सारी टर्म्स का, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो s ऑफ इनफाइनाइट इज गिवन r। तो 1 माइनस हाफ, तो यहाँ पे आप करेंगे 1 माइनस 1 में से हाफ माइनस करेंगे, हाफ बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय हाफ, दैट कम्स आउट टू बी 2। तो इसका मतलब ये सारी कैलकुलेशन का जो सम आने वाला है वो क्या आएगा, 2, और आपका आंसर आएगा
6 यूनिट्स। 6 यूनिट्स होगा इस पूरी फिगर में जितने भी इनफाइनाइट मैनी ट्राइंगल्स हैं, सारे ट्राइंगल्स का पेरीमीटर का सम, सारे ट्राइंगल्स के पेरीमीटर का सम कितना होगा, क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन कितना आया 2। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखवा कर भी समझा सकता था, पर मेरा पर्पज ये है कि आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने लेके आता रहूंगा। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज हिट द लाइक बटन and subscribe to my channel, share it with your friends. Till then, enjoy yourself.